गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एनेलिडा संघ के बारे में, जिसमें हमने एनेलिडा संघ के जंतु केंचुआ, जोंक, नेरीज, इनके बारे में स्टडी की थी। अब हम शुरू करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा का मीन्स क्या होता है? संधित उपांग। मतलब इस संघ के सदस्यों की जो मुख्य विशेषता है वो है इनके उपांग। इनके उपांग कैसे होंगे? संधित या जोड़ युक्त होंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं इसके डायग्राम की। एक डायग्राम आपको दिखाता हूं स्कॉर्पियन का। आप देखिए, ये इस संघ का सदस्य है। तो आपने डायग्राम देखा कैसे इसका शरीर खंडों से मिलकर, इसके जो उपांग है वो भी छोटे छोटे खंडों से मिलकर बने हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं अपन आर्थ्रोपोडा संघ। तो इस संघ का जो निर्माण हुआ है वो मूल रूप से आर्थो और पोडा, इन दो शब्दों से मिलकर हुआ है। आर्थ्रोपोडा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो आर्थो और पोडा से मिलकर हुआ है। आर्थो, पोडा। आर्थो मतलब होता है संधित और पोडा मतलब होता है उपांग। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है कि इनके उपांग कैसे होंगे? संधित उपांग होंगे। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा संघ, ठीक है, वो है कौन सा? आर्थ्रोपोडा। और इस संघ का एक वर्ग है जिसे हम बोलते हैं इंसेक्टा या कीट वर्ग। ये सबसे बड़ा वर्ग है जो आर्थ्रोपोडा संघ है। इस संघ में लगभग जंतु जगत की 80% जातियां सम्मिलित है। तो इसलिए धरातल का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा संघ। अब बात करते हैं इसके मुख्य लक्षणों की। तो इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो मूल रूप से विभिन्न आवास में पाए जाते हैं। मतलब इनका जो आवास होता है वो अलग अलग तरह का, समुद्री आवास भी होता है, इनका स्वच्छ जल आवास भी होता है, इनका स्थलीय आवास भी होता है, इनका वायवीय आवास भी होता है, और ये परजीवी जीवन भी प्रकट करते हैं। मुख्य लक्षण, सबसे जो मुख्य लक्षण है वो आवास है। आवास में समुद्री, स्वच्छ जल, स्थल, वायवीय के बाद में परजीवी
देखो समुद्री जो जल के सदस्य हैं वो है केकड़ा, समुद्री केकड़ा, किंग क्रैब, ये समुद्री आवास से संबंधित। स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल के अंदर जो स्वच्छ जलीय केकड़े हैं जो साधारण केकड़े हैं स्वच्छ जल के वो इस संघ से संबंधित है। इसके अलावा स्थल की बात करें तो देखो आप बिच्छू इसी संघ का सदस्य है। फिर बात करें वायवीय तो कीट इसी संघ के सदस्य हैं। फिर परजीवी की बात करें तो जैसे मच्छर, जूं, मानव का बाह्य परजीवी है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं? ये आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं जो भिन्न भिन्न आवास से संबंधित है। फिर बात करते हैं इनकी जो सममिति की बात करें तो सममिति इनमें पाई जाती है, वो पाई जाती है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो सममिति इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। फिर ये त्रिकोर की अवस्था दर्शाते हैं। त्रिकोर की अवस्था मतलब इनका जो जीव है वो भूमि अवस्था के अंदर 3 जरण स्तरों युक्त होता है। भूमि अवस्था में तीनों जरण स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं गुहा के आधार पर तो ये कैसे होते हैं? प्रगुहीय जीव होते हैं। इनके अंदर सीलोम या देह गुहा पाई जाती है। तो ये इनकी विशेषता है। फिर बात करें खंडी भवन की तो इनमें खंडी भवन पाया जाता है। इनमें सेगमेंटेशन उपस्थित होता है। तो ये इसकी मुख्य लक्षणों के अंदर सममिति देखी अपन ने, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। फिर देखा अपन ने ये त्रिकोणीय होते हैं, प्रगुहीय होते हैं मतलब गुहा पाई जाती है और ये मूल रूप से ये खंडी भवन को भी प्रकट करते हैं। तो बात करते हैं आगे, शरीर के ऊपर काइटिन से निर्मित खंडित उपांग पाया जाता है जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है और ये टाइम टू टाइम समय के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है? नवीनीकरण होता रहता है। मतलब पुराना लेयर ऊपर से हटती जाती है और नई इसमें बनती जाती है, यानी निर्मोचन की क्रिया कंकाल में होती रहती है। फिर बात करते हैं आगे, इसका शरीर जो सिर, वक्ष व उदर में बटा होता है और संधि युक्त इसके उपांग पाए जाते हैं। इस संघ के सदस्यों में स्पष्ट रूप से जो विखंडी खंडी भवन होता है वो देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं आगे, इसमें संयुक्त नेत्र व सरल नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र क्या होता है देखिए। संयुक्त नेत्र मतलब नेत्र का निर्माण जब बहुत सारे छोटे छोटे नेत्र जैसी संरचनाओं से हो तो उसे बोलते हैं कंपाउंड या संयुक्त नेत्र। जो इसका नेत्र जैसा भाग होता है उसे बोलते हैं ओमेटिडिया, नेत्रांशक। ओमेटिडिया नेत्र के जैसा। तो इन जीवों के अंदर मूल रूप से कंपाउंड आई पाई जाती है। सरल नेत्र पूरा का पूरा नेत्र एक ही भाग से निर्मित होता है, जैसे मानव की आंखें होती है, वो संयुक्त नेत्र का उदाहरण है। फिर बात करते हैं आगे, पाचन तंत्र इसमें पूर्ण प्रकार का होता है। पूर्ण प्रकार मतलब इसमें मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। पाचन तंत्र इसका विकसित होता है। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर पोषण व्यवहार के आधार पर, अलग अलग पोषण व्यवहार के आधार पर मतलब अलग अलग जो जीव है उनकी फूड नीड्स, उनकी भोजन की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो उसके आधार पर इसके मुखांग अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे चूसने वाले तितली, पकड़ने और काटने के लिए कॉकरोच, ठीक है, फिर चुभोने के लिए जैसे मच्छर। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इनके अंदर मुखांग पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं आगे, इसके अंदर उत्सर्जन के लिए इसमें विशिष्ट मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती है। तो मैल्पिगी नलिकाएं एक शाखित जाल जैसी कुंडलित नलिकाएं होती है। तो मैल्पिगी नलिकाएं मूल रूप से बहुत सारी नलिकाओं का एक गुच्छा होता है जो मिलकर उत्सर्जन के कार्य को पूरा करती है। और ये मैल्पिगी नलिकाएं आहार नाल में खुलती है
तो हानिकारक पदार्थों को आहार नाल में छोड़ देती है, जिससे यह अवस्कर द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुल जाती है। फिर बात करते हैं आगे इसके अंदर कि परिसंचरण तंत्र इसमें खुला प्रकार का होता है, यानी रक्त कोटरों में बहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। हृदय इसके अंदर पृष्ठ सतह पर, देखो जैसे मेरा हाथ है, इसका ये वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं अधर भाग, इसको बोलते हैं पृष्ठ भाग। तो हृदय इसके पृष्ठ भाग पर पीठ की ओर वाले हिस्से में पाया जाता है। तो ये इसके परिसंचरण तंत्र की विशेषता होगी। इसके बाद करते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में पृष्ठ तंत्रिका इसके अंदर वलय पाई जाती है। तंत्रिका वलय किसे कहते हैं कि तंत्रिकाएं आपस में मिलकर करती है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक वलयाकार संरचना मान लेती है जो मस्तिष्क के समकक्ष होता है। मोस्टली आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों के अंदर जो ये तंत्रिका वलय होती है, ये वक्ष वाले भाग में पाई जाती है। ठीक है, और साथ में इसमें दूसरी जो तंत्रिका होती है वो होती है अधर तंत्रिका रज्जु। तो अधर तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वलय ये दोनों मिलकर क्या करती है, इसके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। कॉकरोच जैसे जीवों के अंदर जो तंत्रिका वलय वक्ष क्षेत्र में है, इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि कॉकरोच की गर्दन काट दी जाए तो भी है लगभग 7 दिन तक जीवित रह सकता है, क्योंकि नियंत्रक करता कौन है, वलय, और वलय कहाँ गई, वक्ष क्षेत्र में, इसीलिए नियंत्रण वक्ष से हो जाता है। हालांकि मृत्यु का जो कारण होता है वो होता है उसमें ऊर्जा की कमी, क्योंकि मुख न होने पर ये पोषण ग्रहण नहीं कर पाता। तो ये इसकी विशेषता है। फिर आगे बात करते हैं, इसके अंदर जो नर और मादा होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं, यानी एक लिंगी प्रवृत्ति का होता है। फिर बात करते हैं इस संघ के सदस्य अंडज या अंडज जरायुज प्रकार के होते हैं। अंडज मतलब अंडे देते हैं, अंडज जरायुज मतलब अंडे भी देते हैं और संतान भी उत्पन्न करते हैं। परिवर्तन सामान्य तौर के ऊपर लार्वा द्वारा होता है और लार्वा इनके अलग अलग सदस्यों के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसके कुछ सदस्य होते हैं जिनमें अनिश्चित जनन देखने को मिलता है। अनिश्चित जनन मतलब बिना निषेचन के युग्मक, बिना निषेचन के अंडों के द्वारा संतान की उत्पत्ति का निर्माण होना। तो अनिश्चित जनन की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। और जो इसके मुख्य सदस्य हैं वो है रेशम कीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महत्व का कीट है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ रेशम कीट का, देखिए। फिर इसका उदाहरण है मधुमक्खी। शुरू में आपको मैंने स्कॉर्पियन दिखाया, इसके अलावा जो केकड़े हैं ये सारे इसके उदाहरण हैं।
तो ये था धरातल का सबसे बड़ा संघ, जिसमें हमने उसके नाम का मतलब फिर उसके मुख्य लक्षणों के बारे में डिस्कस किया। अब शुरू करते हैं अगला संघ, वो है मोलस्का। तो बच्चों, मोलस्का संघ का जो शब्द का मतलब होता है वो बना है मोलस से, और मोलस मतलब होता है कोमल या मुलायम। तो मोलस्का संघ में उन जीवों को शामिल किया जाता है जो कैसे होंगे, मुलायम या कोमल शरीर वाले जीव होंगे। आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ एक, मैं उस डायग्राम को देखिए, जिसमें आपको एक जंतु दिख रहा है और उसका जो बाह्य कवच है वो अलग से आपको दिख रहा होगा, देखिए। तो देखा आपने, तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, खंडों में बटा हुआ नहीं होता, खंड विहीन शरीर होता है, और साथ में इनके शरीर को एक कवच द्वारा ढका जाता है, और वो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। यह संघ जंतु जगत का आर्थ्रोपोडा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो मोलस्का के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसके सामान्य लक्षण। तो इसके सामान्य लक्षणों के अंदर इस संघ के जो सदस्य होते हैं वो मुख्य रूप से आवास के अनुसार जलीय प्रवृत्ति के यानी समुद्री जल के अंदर इस संघ के सदस्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य इसके स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। ये मूल रूप से जो शारीरिक विशेषता को प्रकट करते हैं वो आपके सामने है। इनमें जो सममिति होती है वो होती है असममिति, यानी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा इन्हें समान दो भागों में नहीं बांट सकते। फिर बात करते हैं कोरक भवन के आधार पर यानी ब्लास्टोडर्म के आधार पर ये त्रिकोर की प्रवृत्ति के होते हैं, त्रिकोर की सदस्य होते हैं। फिर आगे बात करते हैं इनके अंदर खंडी भवन नहीं पाया जाता, अखंडित होते हैं। मूल रूप से इनके सदस्यों में कंकाल बाह्य प्रकार का होता है, लेकिन कुछ सदस्य जैसे ऑक्टोपस
तो ऑक्टोपस में कंकाल आंतरिक प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। इसके कुछ सदस्य हैं जो द्विपार्श्व सममिति को भी प्रकट करते हैं। फिर आगे बात करते हैं, सिर पर नेत्र, स्पर्शक व संवेदी अंग पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन की प्रक्रिया इसमें गिल्स के द्वारा होती है और इसके अलावा एक विशेष संरचना टिनिडियम इसमें पाई जाती है। फिर बात करते हैं गमन की। तो गमन के लिए इसमें विशिष्ट प्रकार का फुट या पाद पाया जाता है जो विशिष्ट आवाज के लिए अनुकूलित होता है। ये इनका जो अंग होता है ये रेंगने में, उनको आवाज यानी बिल बनाने में और साथ में तैरने में सहायक होता है। फिर बात करते हैं भोजन की। तो इसके शरीर के अंदर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए मुख में रेती समान संरचना पाई जाती है जिसे रेतनांग या रेडुला कहते हैं। जो ये भोजन को ऊपर घिसती रहती है जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, रेतनांग। या फिर इसमें आंतरांग, आंतरिक अंग पाए जाते हैं जो एक विशिष्ट आवरण जिसे कहते हैं मेंटल द्वारा घिरे होते हैं। मेंटल एक पतली झिल्ली नुमा संरचना है जो आंतरांगों को क्या करती है, ढके हुए रखने का कार्य करती है। इसमें जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, धूसर या मटमैले रंग का होता है, मतलब इसके रक्त में वर्णक अनुपस्थित होता है। कौन सा? हीमोग्लोबिन वर्णक। इसके ऑपोजिट इसमें एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के ऑपोजिट क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है जो श्वसन वर्णक के समान कार्य करता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसमें इसका जो हृदय होता है वो मायोजेनिक या पेशीजनित होता है। पेशीजनित होने का मतलब क्या जाएगा? हृदय धड़कन जैसी प्रक्रियाएं पूरी करता है। फिर इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है जैसा अपन ने आर्थ्रोपोडा में देखा था, यानी रक्त कोटरों में प्रवाहित होता है। फिर बात करते हैं उत्सर्जन के लिए। तो इसमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो नेफ्रिडिया के समान संरचना है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर एक्सक्रीट करवाते हैं। तंत्रिका तंत्र युग्मित होता है, कारण क्योंकि इसके तंत्रिका निर्माण में मूल रूप से युग्मित गुच्छक काम में आते हैं। युग्मित गुच्छक क्या होते हैं? जो 2 या 3 तंत्रिकाओं के मिलने से बनते हैं। तो ऐसे गुच्छक पाए जाते हैं जिनके कारण इसका युग्मित तंत्रिका तंत्र बनता है। फिर बात करते हैं इस संघ के जंतु एकलिंगी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी नर और मादा दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये अंड प्रजनक होते हैं और मूल रूप से इनका परिवर्तन लार्वा के द्वारा होता है। तो अंड प्रजनक कौन से हो गए? अंडे उत्पन्न करने वाले, और इनमें लार्वा पाया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे पाइला है, पाइला मतलब घोंगा, शंख देखा होगा आपने। फिर बात करते हैं साइप्रिया, सीपी, कोडी, ये इसके मुख्य उदाहरण है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। पहला डायग्राम देख लो आप, ये है पाइला। अब आप देखिए यूनियो,
तो आपने देखे डायग्राम, ऑक्टोपस आपको पहले दिखाया था, तो ये इस संघ के मूल सदस्य हैं। ठीक है, तो ये थे अपने आज के संघ आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।